रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आरएनए और आरएनए के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आरएनए को फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, सॉरी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड वाला न्यूक्लिक एसिड होता है, ये याद रखेंगे, जिसमें राइबोस पेंटोस शुगर होता है। इसमें क्या होता है, स्पेशल कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा राइबोस पेंटोस शुगर, राइबोस। ठीक है, आपने एक वीडियो देखे रहे होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें मैंने बताया था कि आरएनए में राइबोस न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है जो कि पेंटोस शुगर होता है। पेंटोस शुगर होता है, ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। पॉलीराइबोसोम के पास आसपास ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। यूकेरियोटिक सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जो आरएनए प्रेजेंट है वो पादप विषाणु में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो आरएनए है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। क्या होता है ऐसा कहेंगे आप, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझिए कि विषाणु से लेकर पादप यूकेरियोटिक सेल्स तक या पादप के अलावा एनिमल्स तक भी ये प्रेजेंट होगी या देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर होता है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के रूप में होता है। प्यूरिन जो कि डबल रिंग वाले होते हैं, आपको मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका है। डबल रिंग वाले होते हैं, एडेनिन और गुआनिन इसके अंतर्गत आते हैं। पिरिमिडिन जो कि सिंगल रिंग वाले होते हैं, सिंगल वलय वाले होते हैं, जो कि साइटोसिन और यूरेसिल इसके अंतर्गत आता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूरेसिल उसमें डीएनए में नहीं पाया जा रहा था, थायमिन पाया जा रहा था, और आरएनए में यूरेसिल पाया जा रहा है, थायमिन नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर बॉन्ड की बात करेंगे तो किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, या क्षारक युग्म की बात करें, बेस पेयरिंग की बात करें तो एडेनिन डबल बॉन्ड यूरिन से कनेक्ट रहता है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अगर इसके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में थोड़ा सा कहूँ तो एडेनिन इसमें राइबोस पेंटोस शर्करा के साथ में जुड़कर राइबो एडिनोसिन बनाता है। ठीक है ना, एक ही बता रहा हूँ मैं, एडेनिन पेंटोस शुगर से जुड़कर राइबो एडिनोसिन बनाता है, और जब फास्फोरिक अम्ल फास्फेट ग्रुप से जुड़ जाए तब बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो एडेनिलिक एसिड बनाता है। तो ऐसे इसमें भी इस स्ट्रक्चर होता है। चूँकि मेरा मकसद यहाँ पर ये बताना नहीं है, मैं सिर्फ इसमें क्या होता है वो बता रहा था, और उसके बाद मैं टाइप से की बात करता हूँ। आरएनए के प्रकार की बात करते हैं तो आरएनए हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है वो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ ताकि आप लोग हमेशा याद रखेंगे। एक आरएनए होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक, क्या बोलते हैं, जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। दूसरा जो आरएनए होता है उसको बोलते हैं आप लोग नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, ये दो मुख्य प्रकार से इसका नाम आता है। आनुवांशिक आरएनए जो होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाएगा, आनुवांशिक आरएनए कहलाएगा। ठीक है, अब किस में पाया जाएगा, जितने भी प्रकार के प्लांट वायरस होते हैं उन सब में, प्लांट वायरस, जितने भी प्रकार के प्लांट वायरस होंगे उन सब में जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट होगा। और नॉन जेनेटिक आरएनए किस में प्रेजेंट होगा, जो उच्च वर्गीय जीव है, उच्च वर्गीय जीव में हम लोग भी आते हैं, उच्च वर्गीय प्लांट भी आते हैं, उसमें आरएनए उपस्थित तो रहता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल के समान काम नहीं करता। मतलब मैं लिख रहा हूँ हायर एनिमल्स और प्लांट में जो पाई जाती है वो आनुवांशिक पदार्थ के समान काम नहीं करती, उसको आनुवांशिक आरएनए या नॉन जेनेटिक आरएनए के नाम से जाना गया है। यही जो नॉन जेनेटिक आरएनए है ये तीन प्रकार का होता है। ये होता है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं जिसको हम लोग। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसको स्थानांतरण या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टिंग करने वाला आरएनए के नाम से जानते हैं। और थर्ड होता है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए होता है। तो तीनों को मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ देते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, फटाफट देखेंगे आप लोग। मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो मैसेंजर आरएनए जो होता है डीएनए से ही प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ पर। जैकब मोनोड ने इसे मैसेंजर आरएनए दिया था, नाम दिया था, क्योंकि यही डीएनए से जो आनुवांशिक सूचना प्राप्त होती है, जो जेनेटिक मैसेज प्राप्त होता है, इसको कहाँ तक पहुँचाता है, राइबोसोम तक पहुँचाता है,
राइबोसोम तक पहुंचाता है और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है, सूचना देने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड के रूप में रहता है। केंद्र के अंदर इसका निर्माण कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आरएनए 3 to 5% मैसेंजर आरएनए होता है। मतलब जितना भी कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा आरएनए वो होगा 3% to 5% के लगभग होगा। किसमें पाई जाएगी? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में जो पाई जाएगी उसमें 3 से 5% मैसेंजर आरएनए का भाग होता है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसका अनुभार 50,000 डाल्टन के लगभग होता है। अवसादन गुणांक की बात करें तो 8s प्रकार का अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और बहुत सरल है इसका। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक लाइनर आरेख बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको सामने की तरफ जो दिखाई देगी ये इस प्रकार, ये कहलाता है कैप। क्या होता है? कैप कहलाता है। मान लो ये सिंगल स्ट्रैंड है 5 डेज और इधर होगा 3 डेज ऐसा। ठीक है, कैप कहलाता है। कैप जो होता है 5 डेज सिरे पर ही उपस्थित होगा, मिथाइलेटेड ग्वानिन का बना होता है। किसका बना होता है? मिथाइलेटेड ग्वानिन का। ये जो कैप होता है मिथाइलेटेड ग्वानिन का बना हुआ रहता है, याद रखेंगे आप लोग। कैप प्रोटीन निर्माण की दर को नियंत्रित करता है। कैप अगर एब्सेंट है तो राइबोसोम से ठीक प्रकार से नहीं जुड़ पाता। ठीक है, उसके बाद का ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग, इसको बोलेंगे फर्स्ट नॉन कोडिंग रीजन। फर्स्ट नॉन कोडिंग रीजन कहेंगे जहां पर लगभग 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने होंगे? 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे, नॉन कोडिंग क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इस भाग में एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पर प्रोटीन का अनुवादन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको इनिशियल पॉइंट के रूप में, समारंभन इनिशिएशन कोडान बोल सकते हैं, समारंभन कोडान के रूप में मिलेगा। मतलब प्रथम नॉन कोडिंग क्षेत्र के बाद वाला भाग जो होता है वो इनिशिएशन कोडान के रूप में होता है। क्या नाम है इसका? इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान के रूप में पाई जाती है, जो कि AUG मैंने बताया था ना, कुछ इनिशिएशन कोडान बताया था जेनेटिक कोड में, आपने देखे होंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आता है जो नेक्स्ट रीजन जो दिखाई देगा वो खाली स्पेस के रूप में जो दिखाई देता है। ठीक है ना, समारंभन कोडान के बाद में एक थोड़ा सा स्पेस होगा, समारंभन कोडान स्पेस देने के बाद में आखिर में फिर से मिलेगा यहाँ पर एक और कोडान मिलता है। इस कोडान को हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन कोडान। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेशन कोडान। आपको याद आ गया होगा टर्मिनेशन कोडान का मतलब क्या होता है। लाइक एज UAA, ये टर्मिनेशन कोडान की भांति काम करता है। इसी को हम लोग स्टॉप कोडान भी बोलते हैं, स्टॉप कोडान भी बोलते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर प्रोटीन की बनने की प्रक्रिया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ठीक है, UAG UGA यहाँ पर आता है। फिर आता है सेकेंड नॉन कोडिंग पार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्पेस होता है यह है सेकेंड नॉन कोडिंग रीजन। सेकेंड नॉन कोडिंग रीजन में यहाँ पर भी 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। इस भाग में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। और लास्ट जो हिस्सा होता है वो होता है पॉलीसीक्वेंस का। किसका? पॉली सीक्वेंस का हो सकता है, पॉलीसीक्वेंस का हो सकता है। मतलब मैसेंजर आरएनए का अंतिम भाग पॉली अनुक्रम कहलाता है। इस भाग में एडेनिन की अधिकता होती है, पॉली एडिनिलेटेड अनुक्रम बनाता है। 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इनकी संख्या उम्र बढ़ने के साथ कम होते जाती है। मैसेंजर आरएनए के कार्य के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें, इसके कार्य यही है कि अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA का फॉर्मेशन भी कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। मैसेंजर आरएनए के 5 डेज किनारे पर 7 डेज मिथाइल ग्वानिसिन पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। सॉल्युबल, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है,
SRNA भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? SRNA भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है। कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के ट्रांसफर RNA पाए जाते हैं। एक एक कोशिका में लगभग 100 प्रकार के ट्रांसफर RNA पाए जाएंगे। 100 टाइप्स के ट्रांसफर RNA देखने को मिलेंगे। कुल कोशिकीय पदार्थ का इसमें 15% भाग होगा ट्रांसफर RNA का, मतलब जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जितने भी प्रकार के RNA होंगे उसमें से 15% इसका पार्ट होगा। आकार में RNA की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट होता है पूरे RNA में, स्मॉलेस्ट RNA के रूप में इसकी गिनती करते हैं, सबसे छोटा RNA ट्रांसफर RNA, ठीक है। जिनका सेडिमेंटेशन गुणांक 4s होता है, 4s होता है, इसका 8s होता है। सेडिमेंटेशन गुणांक इसका 4s होता है, याद रखेंगे। अवसादन गुणांक एलिनिन ट्रांसफर RNA काफ़ी छोटा होता है, जिसके एक अणु में 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एलेनिन, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट RNA होता है जहाँ पर 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ रूपांतरित न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे स्यूडो यूरिडीन, डाइहाइड्रॉक्सी यूरिडीन। ऐसा ट्रांसफर RNA की जो संरचना है, जो मॉडल है, वो 2 रूप में होती है। एक होता है एल मॉडल, ठीक है, और दूसरा होता है क्लोवर लीफ। कैसा? क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल में। पहले ट्रांसफर RNA की संरचना को समझाने के लिए हॉली नामक साइंटिस्ट ने 1965 में क्लोवर लीफ मॉडल को बताया था इन्होंने। तो क्लोवर लीफ मॉडल दिखता कैसे है, देखिए इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा क्लोवर लीफ मॉडल। ये ऐसा स्टैंड, ठीक है, ये स्टैंड, ये पट्टी, देन ये पूरा स्टैंड ही है, ये ऐसा ऐसा, ये स्टैंड, ठीक है। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इधर 5 डेज अगर कहें, नीचे 3 डेज होगा। ये आगे बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको देखने को क्या मिलेगा, देखो इसमें जो 5 क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं कि कौन कौन। एंटीकोडॉन साइट पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीकोडॉन साइट प्रेजेंट होता है। एंटीकोडॉन साइट प्रेजेंट होता है कहने का मतलब, यहाँ पर आपको जो लूप बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार का, इस लूप को ही हम लोग एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। एंटीकोडॉन लूप, ठीक है, एंटीकोडॉन साइट कहते हैं। 3 नाइट्रोजनस क्षारक का बना होगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजनस क्षारक की बात कर रहे हैं तो IgC इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जो एंटीकोडॉन लेके आएगा, कोडॉन लेके आएगा, CCG लेके आएगा, ठीक, समझ में आएगा। मैसेंजर RNA लेके आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बना होता है। अमीनो अम्ल बाइंडिंग साइट होता है इसमें, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। तो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट किधर होगा? जैसे यहाँ पर होगा ACC है, तो ये वाला साइट होगा अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। एक साइट होता है राइबोसोमल साइट, या साई सी लूप बोलते हैं। साई टी लूप कहने का मतलब होता है वहाँ पर जो लूप बनेगा वो अलग ही प्रकार का बनेगा, साई वाला लूप बनेगा, ठीक है। राइबोसोमल साइट बोलते हैं जिसको। राइबोसोमल साइट आपको इस हिस्से में देखने को मिलेंगे। वो लगभग ये ऐसे, और ये ऐसा ज़्यादा गोल गहरा घुमाव वाला मिलेगा, और यहाँ पर ये ऐसा साई त्रिशूल बना हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो ये होगा राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट। राइबोसोमल साइट भी कह सकते हैं आप इसको। अमीनो एसाइल साइट या DHU लूप भी बोल सकते हैं इसको। अमीनो एसाइल साइट जो मैंने ऊपर में बताया, लूप अमीनो एसाइल साइट ऊपर में बताया, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा आर्म्स भी हो सकते हैं इसमें। तो क्लोवर लीफ मॉडल आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इधर आपको मिलेगा डी लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। वेरिएबल आर्म्स देखने को मिल सकता है। और ऐसा आपको आर्म अगर दिखाई दे तो ये होगा वेरिएबल आर्म्स के रूप में दिखाई देंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के रूप में। ये क्लोवर लीफ मॉडल दिखाई देता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, उसमें ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसफर RNA का एक रूप हो गया क्लोवर लीफ मॉडल। दूसरा रूप कैसे होता है उसमें? एल मॉडल। तो एल मॉडल कैसे दिखाई देगा? एल मॉडल दिखाई देगा लगभग इस प्रकार का। तो ये ऐसा एल मॉडल, ठीक है। ये इस प्रकार का ऐसा एल मॉडल आपको दिखाई देगा।
एल जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी ऐसे साइट होंगे। ये एंटी कोडॉन लूप होगा, ठीक है। यहाँ पर राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट होगा, ठीक है। एक साइट होगा जिसको एमिनो एसिड सिंथेटाइज बाइंडिंग साइट बोलेंगे, सिंथेटाइज बाइंडिंग साइट या लूप बोलेंगे, ठीक है। और अमीनो एसिड अटैचिंग साइट ये होगा, अमीनो एसिड अटैचिंग या अटैचमेंट साइट। क्लियर है? तो ये हो गया एल रिसेप्टर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एल रूप, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। फंक्शंस की बात करते हैं तो ट्रांसफर आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह कार्य करता है, जो कोशिकीय पुल से अमीनो अम्ल अणुओं को ढोकर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिकीय पुल होते हैं, वहाँ पर अमीनो अम्ल अणुओं को लेकर आएगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लेके आते हैं, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है, ठीक है ना। और दूसरे प्रकार के अमीनो अम्ल को ढोने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसफर आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि अमीनो अम्ल अणु को लाने वाला, कहाँ तक लाने वाला? राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक। कौन सा कॉम्प्लेक्स? मैसेंजर आरएनए के राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाने वाला होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को ही हम लोग आरआरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये डिजॉल्व नहीं होता, अनसॉल्युबल होता है। ये इसको अघुलनशील आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, मतलब कोशिका द्रव्य में इसकी मात्रा 80% के लगभग हो सकती है। समझ में आए? न्यूक्लियोप्रोटीन अणु का ही एक रूप होता है, ठीक है। इसमें अवसादन गुणांक की बात करें तो एक अणुभार 1 मिलियन से अधिक होता है। इसका अवसादन गुणांक होता है 21S से लेकर 29S तक हो सकता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसकी 60S सब यूनिट भी आपको देखने को मिलेगी, या 68 सब यूनिट में ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया? कुछ में ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड आपको देखने को मिल सकता है 80S प्रकार का आरआरएनए, मतलब सेडिमेंटेशन इसमें गुणांक होगा 12 से 18S होगा। इसमें 40 सब यूनिट पाई जाएगी, ठीक है। किसी में होगा 5S जिसका अनुभार सेडिमेंटेशन गुणांक है 5S। कहने का मतलब इसका जो मास है या इसका जो भार है काफ़ी कम होगा, सबसे कम हो सकता है, ऐसा कहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग जाएं तो इसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, सिंपल सिंगल होता है। ये सिंगल लेयर में मिलेगा आपको। ये आयनिक शक्ति पर आरएनए में अनियमित कुंडलों का निर्माण होता है, लेकिन आयनिक शक्ति के बढ़ने पर भी इसमें अत्यधिक कुंडलीकरण हो जाता है। मतलब जो आयनिक एक्टिविटीज़ होती है उस दौरान इसका पावर बढ़ जाता है, ज़्यादा कुंडलित हो जाता है। वो कुंडलीकृत भाग में बेस का पेयर्ड या युग्मन होता है, एडेनिन यूरेसिल के साथ युग्मन करता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ में युग्मन करता है, ठीक है ना। आरएनए का कार्य है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। आरआरएनए का प्रमुख कार्य राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मेशन का होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन का कार्य करती है, ठीक है। तो आप इस बेस पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो भार होता है, किसका? मैसेंजर आरएनए का जो भार होता है वो मैंने कितना बताया था आपको? 5000 डाल्टन होता है, 50,000 डाल्टन बताया था। 50,000 डाल्टन इसका अनुभार होता है, ठीक है। इसका 40,000 डाल्टन होता है और इसका 25,000 डाल्टन होता है, याद रखेंगे ऐसा। तो सबसे छोटा आपको सॉरी ये 25,000 डाल्टन इसका होता है, 25,000 डाल्टन ट्रांसफर आरएनए का, और 40,000 डाल्टन किसका होता है? आरआरएनए का होता है, ठीक है। इस बेस पे आप अब पहले वीडियो मैंने दिया था डीएनए का, अब वीडियो मैंने दिया आरएनए का। अब आप आरएनए और डीएनए में अंतर अच्छे से तैयार कर लेना। आरएनए डीएनए में अंतर पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अपडेट हमको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।